हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रमुख धातुओं से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, रसायन विज्ञान के प्रमुख धातुओं से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। ठीक है, आपका प्रमुख धातुओं से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक आवरण में बाएं से दाएं जाने पर, आवरण नहीं आवर्त है। ओके, डॉट 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 की संख्या समान होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आवर्त में एक आवर्त से सॉरी आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डॉट 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 किसकी संख्या समान होती है। बताइए, कोषों की संख्या समान होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी तत्व के परमाणु में सम्मिलित होते हैं। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के नाभिक में, ठीक, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आवर्त सा क्या ही बताएं, आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसने दिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, डेमेट्री मेंडलीव। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, डेमेट्री मेंडलीव ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था। बताइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, मेंडलीव ने। ठीक, सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीव ने किया था, और यह वर्गीकरण तत्वों के परमाणु भार पर आधारित था। बाद में मोजले नामक वैज्ञानिक ने मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित किया और तत्वों का वर्गीकरण उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर किया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, डॉट डॉट कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, आघात वर्धनीयता। ओके, धातुओं को तन्यता यानी तनाव द्वारा तार में तथा पीट कर या दबाव द्वारा चादर यानी सीट में बदला जा सकता है। धातुओं को चादर के रूप में बदलने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया जो हमने एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में बताया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, आघात वर्धनीयता। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विद्युत लेपन। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वह प्रक्रिया है जो विघटित धातु आयनों को अपचयित करने हेतु विद्युत धारा की सहायता लेती है। इस क्रिया में विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा धातु आयनों को इलेक्ट्रोड पर समांग रूप से धातु की पतली चादर के रूप में जमा करने में सहायक होती है। ओके, आगे देखते हैं।
विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइक्रोम। ठीक। धारा का उष्मीय प्रभाव इलेक्ट्रिक आयन, रूम हीटर, वाटर हीटर जैसे विद्युत तापीय उपकरणों में प्रयुक्त होता है। ये तापन उपकरण उच्च प्रतिरोधी तार की कुंडलियां से संचालित होती हैं जो कि नाइक्रोम मिश्र धातु के बने होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहलाते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, मेटालर्जी। ठीक, पायरोमेटालर्जी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, पायरोमेटालर्जी, मेटालर्जी है सॉरी, पायरोमेटालर्जी खनन धातु विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत खनिजों और अयस्कों के ताप उपचार जिसमें निस्तापन, गलाना और पकाना एवं परिशोधन सम्मिलित है आते हैं। ओके, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रम से प्राप्त धातु लोहा, जिंक, क्रोमियम, टिन, मैग्नीज आदि हैं। ओके, पायरो पायरोमेटालर्जी। ठीक, इस प्रक्रम से कौन कौन से धातु प्राप्त होते हैं? लोहा, जिंक, क्रोमियम, टिल, मैग्नीज। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता? बताइए, किसमें सिल्वर नहीं होता? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जर्मन जर्मन सिल्वर में। ओके, जर्मन सिल्वर तांबा तांबा 60%, जस्ता 20% तथा निकेल 20% की मिश्र धातु है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, रेडियम। रेडियम समूह 2 का तत्व है। ठीक, जबकि संक्रमण तत्व तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह में आते हैं। अर्थात संक्रमण धातु स्तंभ 3 से 12 में 40 तत्व तथा 28 तत्व लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी में स्थित होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, सोडियम की खोज किसने की? बताइए, सोडियम की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हम्फ्री डेवी। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सोडियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला 6वां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। ओके, इसको याद रखिएगा कि सोडियम सोडियम मतलब Na। ओके, Na सोडियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला 6वां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। प्रयोगशाला में पूर्ण शुद्ध सोडियम को सर हम्फ्री डेवी, ठीक, सर हम्फ्री डेवी ने 1807 ईस्वी में, ओके, 1807 ईस्वी में पृथक्करण क्रिया द्वारा प्राप्त किया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बॉक्साइट से। ओके, एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। एल्युमिनियम के मुख्य खनिज हैं बॉक्साइट, फेल्सपार, क्रायोलाइट। ओके, एल्युमिनियम के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं?
एक तो बॉक्साइड हो गया और दूसरा है फेल्स्पार। ओके, फेल्स्पार। और तीसरा है क्रायोलाइट। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क है, बताइए। बॉक्साइड। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, बताइए। आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? ऑप्शन नंबर बी सही है, रेडान का। ठीक, रेडान को आर्यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आर्यन चिन्ह रेडान तत्व का चिन्ह है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होता है। कौन? रेडान जो होता है रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। ठीक, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होता है। कौन? रेडान। रेडान नोबेल गैस की श्रेणी में सम्मिलित है, जो आवर्त सारणी का 18वां कॉलम है। इसका परमाणु क्रमांक 86 होता है। ठीक, और परमाणु भार जो है 222 है। ओके, परमाणु क्रमांक 86 और परमाणु भार 222। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, एल्युमिनियम। ओके, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए एल्युमिनियम अवकारक शामिल होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पीतल में क्या होता है, बताइए। पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक। ओके, पीतल में तांबा और जिंक होता है। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण रूप है। ओके, पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण रूप है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। इसका उपयोग सोने की सतह चमकाने के कारण सजावट में किया जाता है, तथा जहाँ कम घर्षण की आवश्यकता होती है वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे ताले, गियर, वाल्व तथा वाद्य यंत्र में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पीतल किससे बनता है, बताइए। पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, पीतल तांबा और जिंक से बनता है। आगे देखते हैं। पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं, बताइए। पीतल धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, तांबा और जस्ता। ओके, तांबा और जस्ता पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक है। आगे देखते हैं। देखिए, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात सांद्र mg प्रति लीटर में, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, 2.0। ठीक, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रकाशन के चौथे संस्करण 2011 के अनुसार पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात सांद्रण 2.0 mg प्रति लीटर होता है। ओके, आगे देखते हैं।
देखिए, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? बताइए, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? बताइए। हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, रेसा कांच। ओके, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेसा कांच यानी फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? बताइए, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? विद्युत अपघटन से। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। इसका शोधन विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तांबा और प्लेटिनम तन्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पतले तारों के रूप में बिना टूटे खींचा जा सके, तन्यता कहलाता है। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, टिन, एल्युमिनियम आदि तन्य धातु होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, किसी रासायनिक अपक्रिया में तत्व या यौगिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना उसका अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला अवयव यानी परमाणु या मूलक ऑक्सीकरण होता है। ओके, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह अपचयन होता है यानी रिडक्शन कहलाता है। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह ऑक्सीकरण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु हैं। इसमें दो ही ऑप्शन है, पहले पे लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है। सप्तम समूह मतलब सातवें समूह का तत्व है। ओके, और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है। ओके, ब्रोमीन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा एक धनायन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सल्फेट आयन। ओके, सल्फेट आयन धनायन नहीं है, बाकी सभी के सभी धनायन है। कॉपर आयन, जिंक आयन, एल्युमिनियम आयन सभी धनायन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मुद्रा मुद्रणालय, ठीक, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलाय है? मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलाय है? बताइए। सीसा और एंटीमनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तीव्र सीसा विषाक्तन को
डॉट डॉट भी कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्लम्बिज्म। ओके। तीव्र सीसा विषाक्त को प्लम्बिज्म भी कहते हैं। सीसा विषाक्तन के फलस्वरूप होने वाली बीमारी को प्लम प्लम्बिज्म, कोलिका, पिक्टोनम, सटर्लिज्म अथवा पेंटर्स कोलिक कहते हैं। ओके, इसको देख लीजिए भाई, इम्पोर्टेंट है। ठीक। तीव्र सीसा विषाक्तन को एक तो प्लविज्म, ठीक, प्लम्बिज्म है, कहना भी नहीं आ रहा है भाई, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए, सीसा विषाक्तन के फलस्वरूप होने वाली बीमारी को प्लम्बिज्म, कोलिका, पिक्टोनम, ठीक, एक है पिक्टोनम, कोलिका पिक्टोनम, और एक है सटर्निज्म। ओके, सटर्निज्म, और एक है पेंटर्स। ओके, पेंटर्स, पेंटर्स। ओके, इतने सारे नामों से जानते हैं किसको, प्लम्बिज्म को। तीव्र सीसा विषाक्तन को प्लम्बिज्म, कोलिका पिक्टोलम, कमा सटर्निज्म अथवा पेंटर्स कोलिक कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पारद। ओके, पारद यानी मरकरी, पारद को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ठीक। मरकरी का गलनांक सबसे कम होता है। इसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए इस इसके भी इलेक्ट्रॉन धातु बंधन में भाग नहीं लेते हैं और यह क्रिस्टल के रूप में नहीं आ पाता। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक डॉट डॉट है। कौन है? पारा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा धातु हथेली में पिघल जाता है? बताइए। गैलियम धातु पिघल जाता है। गैलियम इस ऑप्शन में है ही नहीं, चलिए इसको स्टार बना देते हैं। ठीक, गैलियम प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलता है। ओके, गैलियम प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलता, लेकिन इसके यौगिक बॉक्साइड और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाया जाता है। इस इसका गलनांक लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यह धातु हथेली पर रखने पर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है पारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, पारद यानी मरकरी। देखिए, पारद, पारद, पारा, मरकरी, मर्क्यूरी, मरकरी। ओके, ये सब तीनों एक ही नाम है, बस इनके शब्द जो है कुछ बदले हुए हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पारद
पारद नाम से क्वेश्चन आए, पारा से आए, मरकरी से आए, तीनों एक ही नाम है। मरकरी अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम, ठीक, धातु अमलगम बनाता ही है। उदाहरण है डेंटल अमलगम। ओके, आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होता है? बताइए। सबसे कम गलनांक पारा का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, देखिए कार्बन का गलनांक जो होता है 35,550 डिग्री होता है। ओके, डिग्री सेल्सियस। ये पारा का है, ठीक, 35,550। ओके, पारा का। और चांदी का होता है 961.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, और सोना का होता है 1064, 1064 है भाई, पर जानते रहिएगा, 64, ठीक, 1064 डिग्री सेल्सियस। और पारे का होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट। देखिए, कौन कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है? बताइए, कौन सा धातु सामान्य ताप पर तरल रूप में रहता है? बताइए। पारा, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। पारा ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर तरल रूप में ही पाया जाता है। पारा को पारद के नाम से भी जाना जाता है, हमने पहले बता दिया, जिसका संकेत एच जी है। ठीक, एच जी, देखिए एक वर्ड नहीं बताए थे, यही एच जी। ठीक, पारद, पारा, मरकरी, एच जी, ये चारों एक ही नाम है, एक ही नाम है। ओके, यह आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 80 है। ओके, एच जी का परमाणु क्रमांक 80 होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? बेयर का अभिकर्मक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है, या किस पर निर्भर है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तनुता पर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अपक्रिया से आयन सल्फेट और कॉपर बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अपक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? लोहा उल्का, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, लोहा उल्का लोहे का अयस्क है। साइडेराइट या लोहा उल्का, देखिए, लोहा उल्के को साइडेराइट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, साइडेराइट। ओके, साइडेराइट या लोहा उल्का लोहे का खनिज है। ओके, जिसमें मुख्यतः आयरन कार्बोनेट पाया जाता है। यह लोहे का एक महत्वपूर्ण खनिज है। लोहे का महत्वपूर्ण खनिज कौन है? आयरन कार्बोनेट। ओके, क्योंकि इनमें लोहे की मात्रा प्रायः 48% पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं।
जंग लगना रेडॉक्स अपक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 है और ऑप्शन नंबर देखिए ऑक्सीकरण के कारण सही है, और ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अपक्रिया ये भी सही है। अपचयन के कारण नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोहे को जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। आगे देखते हैं। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। किन दोनों की आवश्यकता होती है भाई? ऑक्सीजन और नमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन ऑक्सीजन और नमी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और जल की। मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो हमने कोशिश किया है कि वैसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन लाने का। ओके, तो कोशिश कर सकते हैं हम लोग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ऑप्शन बता भी दिए, उसके बाद भी ऑप्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और जल जो होता है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? समुद्र के जल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? समुद्र के जल में। लोहा जल या हवा की मौजूदगी में जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो जंग बन जाता है। जंग लोहे के संक्षारण यानी क्षरण में अहम अहम भूमिका निभाती है। ऐसा जल जिसमें ठीक है, ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है उससे लोहे में शीघ्र जंग लग जाते हैं। ओके, ऐसा जल जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, वैसे जल में अगर लोहा है तो उस लोहे में बहुत जल्दी जंग लग जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार, बताइए क्या होता है भाई? घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उसका भार बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक प्रक्रिया है, वैद्युत प्रक्रिया है, विद्युत रसायन प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी ही सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, रासायनिक परिवर्तन में वे परिवर्तन हैं जिसमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है। ओके, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है तथा जिसके गुण धर्म मूल पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती, कोयला एवं कागज का जलना, भोजन का पचना आदि। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अपक्रिया नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा रासायनिक अपक्रिया नहीं है? पानी का भाप में बदलना। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आयरन को जंग लगने से, आयरन यानी लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया है, प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? बताइए। अनिलन, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीस लगाना एवं जस्ता चढ़ाना लाभकारी है, जबकि सॉरी, अनिलन की प्रक्रिया कांच कांच में की जाती है। ओके, अनिलन की प्रक्रिया कांच में की जाती है। कांच को पिघलाकर सांचे में ढालकर धीरे धीरे शीतलन यानी ठंडा करने की प्रक्रिया अनिलीकरण कहलाती है। ओके, कांच को पिघलाकर सांचे में ढालकर धीरे धीरे शीतल करने की प्रक्रिया अनिलीकरण कहलाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? बताइए। यह सिद्धिकरण। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। लोहे की चादर पर जस्ते की परत, लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, जबकि जिंक की परत चढ़े लोहे को गैल्वेनीकृत लोहा कहते हैं। इस प्रकार के लोहे पर जंग नहीं लगती। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, यसद लेपन में लोहे पर, ठीक, यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? बताइए। जस्ते की, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, यसद लेपन में लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जिंक यानी जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता। इस प्रक्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जस्ता चढ़ाना। ठीक, जस्ता चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। ओके, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन भी कहलाती है। आगे देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, शीशा। ठीक, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं, तो शीशा की उपस्थिति के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 24 कैरेट। ओके, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत निम्नलिखित तरीके से निकाला जाता है। देखिए, अगर 18 कैरेट का सोना है तो उसमें सोने की शुद्धता कितनी है, कैसे निकालोगे? देखिए, तो मान लीजिए आपको 18 कैरेट का सोना मिला है। ठीक, 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, और अगर आपको 18 कैरेट का सोना मिले तो आपको
18 गुणे 100/24 करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, भाग दे देना है। 6 × 24, 6 × 18, 3 × 3 300 हो गया, 300/4, 4 × 4 4 सते 28। अब 2 बचा, 2 शून्य में चला गया, 20 हो गया, 4 पंचे 20, 75%। ठीक, आपका 18 कैरेट का सोना जो है 75% शुद्ध है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, धातुओं का राजा क्या है? सोना है भाई, धातुओं का राजा। ओके, सोना सभी धातुओं में सबसे बहुमूल्य है। यह किसी मिश्र धातु से मिलकर नहीं बना होता। यह एक्वारेजिया में घुलनशील है। ठीक, सोना किसमें घुलनशील है? एक्वारेजिया, नोट कर लीजिएगा, लिख रहे हैं, देखिए, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, ठीक, सोना किसमें घुल सकता है? एक्वारेजिया में सोना घुल सकता है। ओके, सोना एक्वारेजिया में घुलनशील है। 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। देखिए, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु होता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए, देखिए, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु यानी एलॉय है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कॉपर, जिंक, निकेल, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? बताइए। सिल्वर, ठीक, जानवर बोल रहे हैं, जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता? सिल्वर नहीं होता। ओके, आगे देखते हैं। धातुओं का पराशुद्धिकरण किस इसके द्वारा किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, जोन मेल्टिंग के द्वारा। ठीक, धातुओं का पराशुद्धिकरण जोन मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कांच होता है, बताइए क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, अतिशीतित द्रव। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांच क्या है? अतिशीतित तरल, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। शीशा है एक अतिशीतित द्रव, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए किस किस फॉर्म में एक ही शीशे को अलग अलग नामों से पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन को उलट पुलट करके पूछ रहा है। ऐसे ही एग्जाम में पूछता है, आंसर वही रहेगा, बट पूछने का तरीका अलग होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? बताइए, शीशे की मात्रा किसमें अधिक पाई जाती है? उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही है, बोरेक्स। ठीक,
पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए बोरेक्स उत्तरदायी है। बोरेक्स का उपयोग बोरोसिलिकेट कांच के निर्माण में होता है। ओके, सर्वप्रथम कार्निंग ग्लास वर्क्स कंपनी द्वारा पायरेक्स कांच का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? बताइए, इनमें से कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? बताइए। कैडमियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी क्षारीय धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करते हैं। ठीक है, सभी क्षारीय धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करते हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। सी बोल रहे हैं, HCHO। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। HCHO एल्डिहाइड समूह का यौगिक है। ओके, आगे देखते हैं। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेडियम। ओके, रेडियम प्रकृति में उपलब्ध नहीं होता है, यह कृत्रिम रूप से यूरेनाइट से पियरे क्यूरी एवं मैरी क्यूरी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओके, एक प्रश्न था, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है? देख, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है, पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का उद्वारपातन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रेडियम तो हो गया। कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? बताइए, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से व्यवहार करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बोरान। ठीक, बोरान तत्व धात्विक एवं आधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। यह आवर्त सारणी में 13वें समूह में है। ओके, बोरान धातु और अधातु दोनों रूप में व्यवहार करता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? बताइए। चांदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं से सबसे उच्च होती है। ठीक, मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है। सिल्वर यानी चांदी की वैद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च है। वैद्युत चालकता का क्रम देखिए, चांदी। ओके, चांदी, उसके बाद फिर तांबा। सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता चांदी में है। चांदी, तांबा, उसके बाद फिर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, ठीक, एल्युमिनियम, फिर इस्पात। इस्पात, ठीक, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात।
सबसे अधिक विद्युत चालकता जो है चांदी में होता है। आगे देखते हैं। चांदी में उसके बाद फिर नंबर 1 पर ए आता है, फिर दूसरे पे तांबा आता है, फिर तीसरे पे एल्युमिनियम आता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, धातुओं की धुति का कारण होता है। बताइए क्या होता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है। क्या होता है भाई? बताओ। उच्च घनत्व। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सीसा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीसा धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक है, जबकि लोहा, सिल्वर, स्वर्ण विद्युत का अच्छा चालक है। ओके, सीसा को छोड़कर बाकी सिल्वर, लोहा, स्वर्ण ये विद्युत के अच्छे चालक हैं। आगे देखते हैं। देखिए, का कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? बताइए। कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु। ओके, कांसा जो होता है तांबा और टिन का मिश्र धातु है। इसमें तांबा 88%, ठीक, 88%, तथा टिन जो है टिन 12%, 12% होता है। इसका उपयोग बर्तन या मूर्तियां बनाने में किया जाता है। ओके, कांसा तांबा टिन की मिश्र धातु है। ओके, कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। इसमें तांबा 88% तथा टिन 12% होता है। आगे देखते हैं। देखिए, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 0.1 से 1.5 तक। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, धक्का सा प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। बताइए। स्वर्ण, गोल्ड। प्रकृति में सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह नॉन पॉइजनस प्रकार का होता है। ओके, सोना जहरीला नहीं होता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसका अयस्क काल्वेनाइट तथा सिल्वेनाइट है। सोने का अयस्क जो है कौन कौन से हैं? काल्वेनाइट, काल्वे नाइट, आगे समझ लीजिएगा, नाइट। ओके, और दूसरा है सिल्वेनाइट, दूसरा है सिल्वे नाइट। जबकि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डाय डायस्पोर, सीसा, गैलेना, सिरुसाइट, एंग्लेसाइट, मैडलोकाइट तथा लोहा का मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीडेराइट। ओके, आगे देखते हैं। देखिए,
सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? बताइए, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? गैलेना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्य रूप क्या होता है? लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या होता है? बताइए। पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, लोहे लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप पिटवा लोहा होता है। लोहा, पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध अयस्क है, जिसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 0.04 से 0.08% होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? बताइए, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? बताइए। 3 से 5%। ओके, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत 3 से 5% होता है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? बताइए, इनमें से किसे ब्राउन कोयल यानी भूरा कोयला कहा जाता है? बताइए। लिग्नाइट को। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उस उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। ओके, कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव एवं ताप के कारण सबसे पहले पीट कोयले यानी 40% से कम कार्बन का निर्माण होता है। उसके उपरांत लिग्नाइट कोयला, ठीक, 40 से 50% कार्बन, बिटुमिनस कोयला 55 से 80, तत्पश्चात सर्वोच्चतम कोटि के कोयले एंथ्रासाइट 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा का निर्माण होता है। लिग्नाइट लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की नहीं है? डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है कोयले की किस्म नहीं, बाकी बिटुमनी, पीट, लिग्नाइट एक कोयले की किस्में हैं। ओके, आगे देखते हैं। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मैग्नेटाइट। ओके, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? मैग्नेटाइट में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैग्नेटाइट है, क्या है भाई मैग्नेटाइट? बताइए। देखिए, यहाँ पर 4 था, 4 मिट गया है। Fe3O4। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? लौह अयस्क कौन सा है? बताइए। मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लौह अयस्क है। ओके, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ओके, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, मैग्नेटाइट लोहा का है। ठीक, लोहा का है। बॉक्साइट एल्युमिनियम, मैग्नेटाइट लोहा, और लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है पत्थर कोयले का। ठीक, कोयले का, कोयले का। और नाइट्राइट, नाइट्राइट जो है आयरन का है, आयन है। ओके,
N2 आयन। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। और लिग्नाइट कोयले का। और नाइट्राइट NO2 निगेटिव आयन का। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? बताइए, किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? क्रायोलाइट। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, क्रायोलाइट खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती। कैल्साइट खनिज में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। बाक बॉक्साइड में एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। ओके, और हेमाटाइट में आयरन व ऑक्सीजन होता है। हेमाटाइट में आयरन और ऑक्सीजन होता है। आगे देखते हैं। देखिए, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? बताइए, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्युमिनियम। ओके, आगे देखते हैं। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो कि अपने ही ऑक्साइड की परत बनने के कारण जंग लगने से बची रहती है। आगे देखते हैं। देखिए, वे कौन सी धातु जो सिल्वर रंग की नहीं होती? वे कौन सी धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? तांबा और सोना। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। तांबा और सोना जो है सिल्वर रंग की नहीं होती। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिडेराइट किसका अयस्क है? आयरन का। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। सिडेराइट आयरन का अयस्क है। आगे देखते हैं। देखिए, जो मृदु सिल्वरी धातु तत्व गर्म होने पर यह प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजातता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर डी सही है, सीजियम। ओके, सीजियम का गलनांक दिए गए विकल्पों में दी गई धातुओं में सबसे कम होती है। ओके, सीजियम का गलनांक जितने भी ये चारों विकल्प दिए गए हैं, इन धातुओं में से सबसे कम होती है। यह गर्म होने पर प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाती है। इसका उपयोग परमाणुविक घड़ी में भी किया जाता है, सीजियम का। आगे देखते हैं। मिलान करना है भाई, मिलान करते हैं। देखिए, कांसा। ठीक, कांसा का तांबा और एक मिनट, कांसा का तांबा और टिन के साथ। ओके, मिश्र धातु। देखिए, एक मिश्र धातु है और एक संगठन है। तो कांसा मिश्र धातु जो है तांबा और टिन। ओके, पीतल है, पीतल का है तांबा और जिंक। पीतल का है तांबा और जिंक। ओके, जिंक को जस्ता भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और जर्मन सिल्वर। ठीक, जर्मन सिल्वर है तांबा, जिंक, निकेल। ऑप्शन नंबर सेकंड से, जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक, निकेल। और मुद्रण यानी टाइप धातु है सीसा, एंटीमनी, टिन। ओके, तो मिलान तो हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सोल्डर
किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? बताइए। सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? क्वेश्चन नंबर 94 है। टीन और सीसा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लौह अयस्क से लौह के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? अपचयन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, तांबा। ओके, विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वार्ट्ज एक रूप है, बताइए, सिलिकॉन ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं, क्या क्या है वही बताओ। बालू, सोडा, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। रेत यानी सिलिका, धोने का सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट, और चूना पत्थर जिसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा। रेत, धोने का सोडा और चूना पत्थर को मिलाकर घूर्णन भट्ठी में 1400 डिग्री सेल्सियस पर 1400 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म करते हैं। इस तापमान इस तापमान पर इन तीन ठोस पदार्थों का मिश्रण पिघल जाता है और धीरे धीरे ठंडा करने पर कांच के रूप में ठोस बन जाता है। ओके, कौन कौन से? सिलिका, धोने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों को मिलाकर एक घूर्णन भट्ठी में 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करते हैं और इस तापमान पर इन तीनों ठोस पदार्थों का मिश्रण पिघल जाता है और धीरे धीरे ठंडा करने पर कांच के रूप में ठोस बन जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, माणिक्य यानी रूबी, कौन कौन बोल रहे हैं? देखिए, माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? बताइए। एल्युमिनियम के। ओके, माणिक्य यानी रूबी और नीलम, ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोहे के रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। एल्युमिनियम पाउडर का। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग में एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? टंगस्टन नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्टेन स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, बताइए। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम और आयन की। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, कठोर स्टील में होता है, बताइए। कठोर स्टील में क्या होता है? 0.05 से 1.5% कार्बन। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके,
जिस स्टील में 0.1 से 0.4% तक कार्बन उपस्थित होता है वह नरम स्टील होता है। ओके। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। जिस स्टील में 0.1 से 0.4% तक कार्बन उपस्थित होता है वह नरम स्टील होता है, जबकि कठोर स्टील में 0.5 से 1.5% तक कार्बन उपस्थित होता है। ओके। कठोर स्टील में होता है 0.5 से 1.5% तक कार्बन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीमेंट की खोज किसने की। जोसेफ आस्पदिन। ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है। ठीक। फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। क्या होता है। सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक। फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। सीमेंट उद्योग। ठीक। पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई एश पाया जाता है। ठीक। जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं। देखिए, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। चूना, पत्थर और मृत्तिका। ओके। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीमेंट बनाने के लिए चूना, पत्थर और मृत्तिका के मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसी वात्या भट्ठी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है। निम्न में कौन किसी वात्या भट्ठी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है। बताइए। कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। इस्त्री मतलब बिजली का जो प्रेस होता है। प्रेस कपड़े प्रेस करने वाला प्रेस। ओके। ना कि मीडिया वाला प्रेस समझ लीजिएगा। उसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नाइक्रोम बिजली की प्रेस की इस्त्री। ठीक। बिजली की प्रेस की इस्त्री हम कह रहे हैं। बताइए भाई क्या ही बताएं। देखिए, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का। ओके। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिजली की इस्त्री में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता। इस प्लेट को इस्पात के उचित आकार के आवरण के अंदर रखा जाता है। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाता है जो कपड़े को प्रेस कर देता है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त अस्कंदक है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं, देखिए, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर सी सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। यह पेट के अम्ल को निष्क्रिय करता है तथा रेचक के रूप में प्रयुक्त होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तांबा। प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। यह एक संक्रमण तत्व है। ओके, आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट को। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉरी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूपक होता है। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांडर वाल बलों द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वांडर्स वाल बलों द्वारा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा एक धातु स्नेहक है? ग्रेफाइट। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठोस स्नेहक ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में होने के कारण दो सतहों के बीच घर्षण को कम करने तथा ग्रेफाइट मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड और टंगस्टन सल्फाइड प्रमुख ठोस स्नेहक हैं। ओके, आगे देखते हैं। हीरे का एक कैरेट किसके बराबर है? हीरे का एक कैरेट किसके बराबर है बताइए? 200 mg। ठीक, हीरे का एक कैरेट 200 mg के बराबर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधातुओं में, एक मिनट, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? अधातुओं में भंगुरता। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कास्ट स्प्रिट क्या होता है? कास्ट स्प्रिट क्या होता है बताइए? मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल को ही कास्ट स्प्रिट कहते हैं। ओके, मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल को CH3OH, ठीक, केमिकल फार्मूला। आगे देखते हैं। देखिए, अग्निशामक वस्त्र, अग्निशामक वस्त्र बोल रहे हैं, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं बताइए? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टास। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है बताइए? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जनों के कारण होती है।
सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल के अणुओं के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? SO2 NO2। ओके, अम्ल वर्षा वायु के SO2 और NO2 के अधिक सांद्रण के कारण होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्कृष्ट धातु में उत्कृष्ट धातु वे धातु होते हैं जो जल, ऑक्सीजन इत्यादि से क्रिया नहीं करते। ठीक, उत्कृष्ट धातु ऐसे धातु होते हैं जो जल और ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। इनको घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्वर्ण घुल जाता है। ठीक, एक्वारेजिया में स्वर्ण घुल जाता है, जबकि जल, ऑक्सीजन व अम्लों में यह अघुलनशील है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बताइए। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अम्लराज। ठीक, देख लीजिए एक नाम और मिल गया एक्वारेजिया का, अम्लराज। अम्लराज हम लोग जानते थे, लेकिन एक्वारेजिया नया वर्ड है। ठीक, तो अम्लराज अथवा एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। ओके, अम्लराज अथवा एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। इन्हें प्रायः 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह स्वर्ण एवं प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल है, बताइए। द्विक्षारकी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। इसे बकमिंस्टर फुलेरीन भी कहा जाता है। ठीक, इसे सुन लीजिए। फुलेरीन फुलेरीन कार्बन का एक अपरूप है। इसे बकमिंस्टर फुलेरीन भी कहा जाता है। फुलेरीन को वर्ष 1995 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्मेली तथा उनके सहकर्मियों द्वारा बनाया गया। इस खोज के लिए उन्हें 1996 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके, आगे देखिए। उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? बताइए। उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? संक्रांत धातु से। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो ये तो थे प्रमुख धातुओं से प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। ओके दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।